हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। आज ये मेरी वीडियो केमिस्ट्री सब्जेक्ट से संबंधित है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक सीरीज चला रहे थे केमिस्ट्री में, और इस सीरीज में हम लोग परमाणु संरचना के विषय में बात कर रहे थे। तो परमाणु संरचना से संबंधित मैंने आपको बहुत सारी हेडिंग कराई हैं और उस संबंध में वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अपलोड हो चुकी है। हमारे बाकी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ग्रीनफील्ड एकेडमी पर जाकर वो दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं, और साथ साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त होती रहे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो आज की वीडियो है कि परमाणु में जो हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम है वो किस तरीके का होता है, या परमाणु कक्षकों में हम लोग इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, इस विषय में जानकारी बहुत आवश्यक है। तो कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम है उस बातों से मैं आपको थोड़ा सा परिचित कराने की कोशिश करूंगा। यहां पर एक नियम है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑफ-बाउ का नियम कहते हैं। तो ऑफ-बाउ का नियम से संबंधित मैंने एक छोटा सा एग्जांपल यहां दिखाया है। यह एग्जांपल अभी पूरा नहीं है, इस एग्जांपल को हम अभी और पूरा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहें तो इस वीडियो को रोक के इसको आप साथ साथ एक बार नोट कर सकते हैं ध्यान से। चलिए, तो यहां ये जो नाम है ऑफ-बाउ, ऑफ-बाउ जो नाम है वो किसका नाम है? ऑफ-बाउ, जैसे हम अक्सर बात करते हैं कुछ नियम हो सकते हैं इसके अलावा परमाणु संरचना से संबंधित, जैसे एक नाम आता है हुंड का नियम। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन भरने का एक और नियम है, तो यहां आता है हुंड का नियम, या एक नियम आता है हमारा इसके अलावा पाउली का नियम। तो ये जो हुंड का नियम है या पाउली का जो नियम है, ये किसी एक इंडिविजुअल या एक साइंटिस्ट का नाम है, एक वैज्ञानिक का नाम है। लेकिन यहाँ क्या ये ऑफ-बाउ भी किसी व्यक्ति का नाम है या किसी वैज्ञानिक का नाम है? ये किसका नाम है, इस विषय में बात करनी बहुत ही आवश्यक है। यहाँ आपको समझना है कि ये जो ऑफ-बाउ जो नाम है ये एक जर्मन वर्ड है, इसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। ये एक जर्मन वर्ड है, जर्मन शब्द है, और किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं है। ये एक शब्द है, और कहां का शब्द है? जर्मन शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है? इंग्लिश में इसका मतलब होता है टू बिल्ड। बिल्ड का मतलब बनाना, या हम लोग इसको कह सकते हैं रचना करना। जहां आपकी बुक्स में ये नियम लिखे होते हैं, इन सब लाइनों के विषय में उन नियमों में अच्छी प्रकार से लिखा रहता है, लेकिन अक्सर क्या होता है कि बच्चे सीधे किसी भी हेडिंग की सीधे परिभाषा पे चले जाते हैं। उससे पहले जो उसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ होता है, अधिकतर छात्र उस इंट्रोडक्शन को नहीं पढ़ते। तो ये कुछ जो सामान्य जानकारी है, ये जानकारी सभी हेडिंगों के जो पहले वाले भाग, मतलब इंट्रोडक्शन वाले भाग में लिखी रहती है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप लोग किसी हेडिंग को या किसी क्वेश्चन को याद करें तो उसका इंट्रोडक्शन पार्ट को एक बार रीड कर लें। उसे याद करने की जरूरत नहीं है, तो कम से कम उसका बैकग्राउंड पता लग जाएगा कि ये नियम बनाया क्यों गया है, किसके द्वारा बनाया गया है और कब बनाया गया था। तो इस विषय में कुछ जो जनरल क्वेश्चन है वो आपको इंट्रोडक्शन पढ़ने से पता लग जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ ऑफ-बाउ जो है वो एक जर्मन शब्द है, जिसका मतलब है रचना करना। रचना किसकी हो रही है? रचना हो रही है यहाँ पे कक्षकों की। किसकी रचना हो रही है? यहाँ पे कक्षकों की रचना हो रही है। तो हम आपसे बता रहे थे कि इसका मतलब क्या है, रचना करने का क्या मतलब है, या ऑफ-बाउ नियम वास्तव में क्यों बनाया गया था। तो ऑफ-बाउ जो नियम बनाया गया था वो बनाया गया था कि जो परमाणु होता है, परमाणु में जो कक्षकें होती हैं, परमाणु में कक्षक, कक्षक को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? कक्षक को कहते हैं ऑर्बिटल। कक्षक को क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। तो जो परमाणु में विभिन्न कक्षाएं होती हैं, जो अलग अलग कक्षाएं होती हैं, उन कक्षाओं में परमाणु में कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरना। तो इलेक्ट्रॉन भरना है, किसमें भरना है? कक्षकों में भरना है।
परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को भरना है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन भरे क्यों जाते हैं? इलेक्ट्रॉन भरने का जो मुख्य कारण होता है वो होता है एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के पर्पज से हम लोग परमाणु की कक्षकों में वो इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जिससे हमें किसी तत्व के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाए कि इस तत्व के परमाणु में किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं, उपकोष कितने हैं या कक्षक कितने हैं और कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो इस विषय में कुछ जानकारी जो प्राप्त करनी होती है वो कहां से प्राप्त होती है हम लोगों को? वो होती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। तो यहाँ जो ऑफबाउ नियम है वो जर्मन का शब्द है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, जिसका मतलब है क्या? रचना करना। और परमाणु में जो कक्षक होते हैं, विभिन्न कक्षक जो होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन भरना। और इलेक्ट्रॉन भरकर यहां लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन भरकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थोड़ा ध्यान से रखेंगे, अगर कुछ नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हैं इसे आसानी से। मैं डस्टर का यूज कर लेता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं तब तक। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि ऑफबाउ का जो नियम है वो वास्तव में नियम है क्या, उसको हम लोग समझा देते हैं। तो मैंने बताया कि ऑफबाउ जो नियम है उसके अनुसार परमाणु में जो विभिन्न कक्षक होते हैं, परमाणु में विभिन्न कक्षक मतलब ऑर्बिटल, कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, मतलब इलेक्ट्रॉन जो भरते हैं या इलेक्ट्रॉन जो परमाणु के अंदर कक्षकों में जाते हैं वो कैसे जाते हैं कि ऊर्जा के बढ़ते क्रम में जाते हैं। लिखा हुआ है ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में स्थान ग्रहण करते हैं, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में स्थान ग्रहण करते हैं। इस बारे में आप एक बार समझिएगा थोड़ा सा कि जो परमाणु की अलग अलग कक्षक हैं उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे कैसे? हम लोग आपको बता रहे थे कि कोई भी कक्षक है उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं। तो परमाणु के विभिन्न कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा के बढ़ते क्रम में जाते हैं, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में अपना स्थान ग्रहण करते हैं। मतलब पहले कौन सा आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन पहले कौन सा अपना स्थान ग्रहण करेगा? कम ऊर्जा का जो है वो इलेक्ट्रॉन अपना स्थान ग्रहण करेगा या उस कक्षा में जाएगा जिस कक्षा में ऊर्जा जो है कम है थोड़ा सा। और उसके बाद फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में प्रवेश करेगा जिसकी ऊर्जा जो है ज्यादा है, उच्च ऊर्जा। ऐसा समझने की कोशिश करते हैं कि कक्षक के बारे में बात करते हैं कि कुछ कक्षक हैं, उन कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉनों का जो भरना है वो किस किस प्रकार से है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन पहले सबसे कम ऊर्जा वाली कक्षक में प्रवेश करेगा, फिर उसके बाद ज्यादा ऊर्जा वाली में, फिर उसके बाद ज्यादा ऊर्जा वाली में, इस तरीके से बढ़ते क्रम में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना स्थान ग्रहण करता चला जाता है। इस एग्जाम्पल को हम लोग यहां आपको बता सकते हैं। ऑफबाउ से संबंधित एक नियम है, वो मैंने यहां बताया कि परमाणु के जो उपकोष होते हैं, जो कक्षक उपकोष जो होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन हम लोग किस तरीके से फिल करते हैं। तो 2 तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं। एक तो ये तरीका होता है, एक तरीका और होता है, उसको भी हम लोग यहीं से डिफाइन कर लेंगे। तो इस ऑफबाउ प्रिंसिपल के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, हम आपको थोड़ा सा यहां मिटा देते हैं पहले समझाने के लिए। थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो हमने बताया था कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 2, 8, 18 और कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। बोहर के नियम में हमने आपको बताया था 2n² के द्वारा इसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो ये कक्षाएं हैं, ये क्या है? कक्षाएं हैं। कक्षाओं के बाद हमने आपको बताए थे उपकोष कौन कौन से होते हैं या उपकोष क्या क्या होते हैं। तो उपकोष के बारे में बताया था, एसपीडीएफ के बारे में बताया था। तो इस पहली कक्षा को भरने के लिए मैंने यहां साइड में लिख देते हैं
एस, पी, डी और एफ। इस एसपीडीएफ में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो भी मैंने आपको बताए थे। इनमें इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, 6, 10, 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, 6, 10 एंड 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इन कक्षाओं को भरने के लिए हमें किस किस कक्षा उपकोषों की जरूरत पड़ेगी? तो पहली कक्षा को भरने के लिए हमें केवल किसकी जरूरत पड़ती है? एस उपकोष की जरूरत पड़ती है। दूसरी कक्षा को भरने के लिए हमें कितने उपकोष की जरूरत पड़ेगी? एक तो एस की जरूरत पड़ेगी और एक किसकी जरूरत पड़ेगी? पी की। क्योंकि यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए तो हमें एस की जरूरत पड़ेगी, एस में 2 आते हैं, और एक पी की जरूरत पड़ेगी। पी में कितने आते हैं? 6 आते हैं। 6 और 2 8। मतलब दूसरी कक्षा को भरने के लिए हमें 2 उपकोष की आवश्यकता पड़ेगी। तीसरी जो कक्षा है उसे भरने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एस की, पी की और डी की। एस, पी, डी मतलब 2 और 6 8, 8 और 10 18 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हमें इन 3 उपकोषों की जरूरत पड़ेगी। और इसको भरने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एस, पी, डी और एफ। इन उपकोषों की आवश्यकता पड़ेगी। 2, 6, 10, 14 इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 32 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इस तरह की जो बातें हैं इसको आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम इसको कैसे करते हैं कि पहली कक्षा में केवल किसकी आवश्यकता पड़ती है? एस की। तो पहली कक्षा और एस उपकोष, पहली कक्षा और एस उपकोष ध्यान से रखेंगे। पहले एस वाला पूरा कर लेते हैं। इसको बनाने के लिए एक लाइन में थोड़ा सा ध्यान देंगे कि पहले एस, पहली कक्षा का एस, दूसरी कक्षा का एस, तीसरी कक्षा का एस, ऐसे ही नीचे की तरफ चौथी कक्षा का एस, 5s, 6s और 7s। इसके बाद भी जा सकते हैं हम लोग, 8s पे भी जा सकते हैं। तो पहले एस वाली कक्षा हमने पूरी कर ली कि भाई पहली कक्षा से लेके और नीचे की तरफ 1s, 2s, 3s, 4s। फिर उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो पी स्टार्ट होता है, पी कहां से स्टार्ट होता है? दूसरी कक्षा से। तो इसलिए पी स्टार्ट करेंगे दूसरी से, पहली में नहीं लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे 2p। पहले पी वाले पूरे कर लेते हैं। 2p, 3p, 4p, 5p, 6p और 7p। कुछ इस तरीके से बातें करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि डी कहां से शुरू होता है? तीसरी कक्षा से शुरू होता है। तो इसलिए हमने डी कहां से शुरू करा? तीसरी कक्षा से। तो 3d पहले इसको पूरा कर लेते हैं। 3d, 4d, 5d, 6d, ऐसे नीचे की तरफ हम लोग लगातार जा सकते हैं। और एफ कहां से शुरू होता है? एफ शुरू होता है 1, 2, 3 चौथी कक्षा से शुरू होता है एफ। तो 4f चौथी कक्षा से, 4f, 5f आगे भी जा सकते हैं। तो थोड़ा सा स्थान कम होने की वजह से हमने ऐसा बना दिया है। फिर आपको क्या काम करना है? इस तरीके से सीधी लाइनें खींचनी है। 1s पे, फिर 2s पे, फिर यहाँ 3s से कहां जाएंगे? 2p पे जाएंगे। फिर यहाँ 4s से कहां जाएंगे? इस तरीके से एक एक लाइन हम सीधी सीधी खींचते चले जाते हैं। आप वीडियो को रोक के जो है आसानी से देख सकते हैं कि किस मतलब किस कक्षा या किस उपकोष का जो लिंक है वो किससे हो रहा है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अब आगे की तरफ इसे कैसे बनाना है? तो हम लोग यहाँ इसे डॉट डॉट के द्वारा बनाने की कोशिश करते हैं। डॉट डॉट के द्वारा इसे यहां बनाएंगे, फिर ऐसे आएंगे और फिर इस तरीके से आगे 2s से हम लोग कहां जाएंगे? 2p पे जाएंगे। 2p से होते हुए फिर 3s पे पहुंचेंगे और 3s से फिर कहां जाएंगे? 3p पे जाएंगे। 3p के बाद फिर क्या आएगा? 4s आएगा। 4s के बाद फिर हम कहां जाएंगे? 3d पे जाएंगे और फिर 3d को ऐसे होते हुए 5s पे पहुंच के और फिर इस तरीके से डॉट डॉट की लाइन के द्वारा आप इसको आसानी से यहाँ पे क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं। फिर इस तरीके से आएंगे और फिर इस तरीके से डॉट करके आप अपने इस डायग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे आएंगे फिर नीचे की तरफ और 7s से होते हुए आप ऊपर की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे और इसको कहां पे ऐड कर देंगे? 5f पे ऐड कर देंगे और 4p है। और इसी तरीके से हम अगर आगे भी कोई कक्षक है या आगे भी कोई उपकोष है तो उसको हम लोग एक साथ से ऐड करते चले जाते हैं। एक बार इसको मिटा लेते हैं, इधर वाले को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। दूसरा तरीका जो था वो आप लोग यहां से बना सकते हैं। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है 1s। सबसे पहले क्या आता है? 1s आता है। 1s के बाद फिर हम लोग कहां पहुंचते हैं? 2s पे जाते हैं। 1s के बाद कहां पे पहुंचते हैं? 2s पे पहुंचते हैं। 2s के बाद फिर कहां जाते हैं? इस तरीके से लिंक देख लेते हैं। फिर 2p पे जाएंगे, इस तरीके से 2p आ जाएगा। 2p के बाद फिर कहां आएंगे? फिर 3s पे आएंगे। 3s के बाद फिर घूमते हुए कहां पे पहुंचेंगे? 3p पे पहुंचेंगे। थोड़ा ध्यान से देखेंगे। 3p पे पहुंचने के बाद फिर कहां आ रहे हैं? 4s पे आ रहे हैं। 4s के बाद फिर कहां आ रहे हैं? इस तरीके से घूमते हुए कहां पहुंच गए हम लोग? 3d पे आ गए। 3d के बाद फिर कहां आ गए हम? 4p पे आ गए। 4p के बाद हम कहां आ गए? 5s पे आ गए। 5s के बाद घूमते हुए हम कहां पहुंच गए? 4d पे आ गए। 4d के बाद 5p। 5p के बाद 6s।
थोड़ा ध्यान से देखेंगे, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं है तो आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। 6s के बाद क्या आएगा, 6s के बाद आएगा 4f, 4f के बाद क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 5d, 5d लिख सकते हैं। और 5d के बाद यहाँ क्या ला सकते हैं 6p, 6p के बाद क्या आएगा आसानी से 7s, 7s के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 7s के बाद हमारा 5f आ जाएगा। और 5f के बाद घूमता हुआ हमारा यहाँ नीचे क्या आ जाएगा 6d आ जाएगा। 6d के बाद हमारा क्या आ जाएगा 7p आ जाएगा। और इस तरीके से अगर हम उपकोशों को और बढ़ाते हैं तो आगे की तरफ भी हम इसमें बढ़ सकते हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी है ग्रेटर देन का निशान लगाते चले जाएं सबके पास। ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है कि एक शब्द की वैल्यू दूसरे से क्या होती है, ज्यादा होती है। इस तरीके से हम लोग यहाँ इसको नोट करते हुए आ सकते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे इस बात पे। अब यहाँ 1s 2s 2p 3s 3p यहाँ तक तो कंटिन्यू चल रहा है। 3p के बाद क्या आना चाहिए था, वैसे तो 3d आना चाहिए था, लेकिन 3d के स्थान में पहले क्या आ गया 4s आ गया। उसका मुख्य कारण यह है कि 4s की ऊर्जा कम है किसके अपेक्षा, 3d की अपेक्षा। 3d की ऊर्जा जो है ज्यादा होती है और 4s की कम। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में प्रवेश करेंगे, पहले 4s में करेंगे, फिर किस में जाएंगे 3d में जाएंगे। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, p कक्षक में आ रहा है 4p में। 4p के बाद क्या आ गया, 4p के बाद वैसे 4d आना चाहिए था, लेकिन 4p के बाद 5s आ गया, क्योंकि 5s की ऊर्जा कम है किसके कंपैरिजन में, 4d के कंपैरिजन में। तो या तो ये बना लीजिए या ये बना लीजिए, इसे बनाने से थोड़ा सा आसान रहेगा, ये आसानी से बन जाएगा। और अगर आप इसको अपने शब्दों में या जिस तरीके से भी रख सकते हैं तो बहुत ही बेहतर होगा। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को और पूछना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप वो क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा आपके जितने भी सवाल हैं उसके सभी आंसर देने की। और आप लोगों को यह समझना होगा कि हमारी वीडियो जो है, वीडियो में कुछ बेसिक चीजें बताई जाती हैं सभी हेडिंग से संबंधित। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन बन रहा है, आ रहा है कि भाई ऑफ-बाउ प्रिंसिपल से ये क्वेश्चन भी हम लोगों के दिमाग में आ रहा है, तो आप बेझिझक होकर हमें कमेंट में लिखिए कि सर हमें ये वाला जो टॉपिक है या ये वाली जो हेडिंग है आप हमें समझाइए, तो मैं तुरंत आपके सवालों का जो है जवाब दूंगा। आगे आने वाली वीडियो को प्राप्त करने के लिए यूट्यूब चैनल ग्रीनफील्ड एकेडमी को लगातार सब्सक्राइब करते रहें और आगे आने वाली वीडियो के इंतजार तक नमस्कार।